नाजरीन, एक्सपर्ट ओपिनियन में आयशा मसूद के साथ आपको वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम के 3 अहम सवालात होंगे। वो सवालात ये होंगे, पहला सवाल होगा कि सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा या नहीं? हमारा दूसरा सवाल होगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के हवाले से। उस हवाले से हमारा सवाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फ़ी लीटर कमी का ऐलान अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के इस रिलीफ़ पैकेज को किस तरह देखेगी? मस्बत देखेगी या किस नज़र से देखेगी? और नाज़रीन, हमारा तीसरा सवाल होगा रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से। सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन की का तनाज़ा आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है? और नाज़रीन, हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब, हमारे साथ मौजूद हैं उरूज रज़ा, आमना मसूद जंजुआ, चौधरी खादम अली मांडला और जाहिद जंगवी। हम अपने एक्सपर्ट की तरफ पहले एक्सपर्ट जो है उनकी तरफ चलेंगे और जनरल अमजद शोएब से सवाल करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब। जनरल अमजद शोएब से हमारा पहला सवाल ये होगा कि क्या सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? जी जनरल साहब, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लॉन्ग मार्च जो है मार्च के लिहाज से तो बिल्कुल चल निकलेगा, इसलिए कि लोग वहां से सिंध से आपने इकट्ठे किए वो साथ दे के आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े दूसरी जगहों पे भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके मकासद जो भी हैं वो हासिल होने मुश्किल हों। अगर मकसद ये है कि ये हुकूमत को हटा दें, जी। तो वो सिर्फ एक ही नारा लगाने से कि ये नालायक हैं, निकम्मे हैं, ये चीज नहीं होगी। हम्म। खुद इनके अपने वहां पे सिंध में जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। इनके अंदरून सिंध चले जाएं तो डेवलपमेंट तो बड़ी दूर की बात है, जो कुछ था वो भी अच्छे हाल में नहीं है। कराची के हालात भी आपको पता है। जी। तो ये कारगुजारी आपकी अपनी बिल्कुल कुछ ना हो, दूसरों पे आप कीचड़ उछालें, तो उससे क्या मिलेगा? अवाम भी ये चीजें देख रहे हैं, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं। जी। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये मकसद इसका हुकूमत को निकालना है। अगर हुकूमत निकालने का मकसद होता तो फिर ये अपनी अकेली मार्च करने की बजाय जो बाकी ऑपोजिशन के लोग मार्च कर रहे हैं 23 का उन्होंने कहा या कुछ, तो ये कोई अपनी तारीख मुकर करके उनके साथ मिलकर कर देते। जी। वो भी नहीं है। अगर ये कहें कि अवाम को महंगाई में पीस दिया और ये हुकूमत आया महंगाई की, तो वो भी मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि हुकूमत किसी हद तक तो जिम्मेदारी फोन पे डाली जा सकती है, लेकिन ये हकीकतन एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसकी वजह से हो रही है। तो बात यह है कि जब सिर्फ आपके अपने मकासद हों, खुदगर्जी और असूल इक़्तिदार ही सिर्फ आपका मसनज़ नज़र हो, तो उन चीज़ों की वजह से फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप तो कुछ देर के लिए तो लोगों को जमा करके शोर-शराबा कर सकते हैं, हम्म। लेकिन हुकूमतें इन चीज़ों से नहीं जाती। मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च जो है ये कोई हुकूमत को गिराने के लिए अगर निकली है तो वो कामयाबी मिलेगी। अलबत्ता कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मुतहर्रिक कर देंगे, ये मकासद पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मकसद जो हुकूमत के खिलाफ है वो पूरा होता नजर नहीं आता। नाजरीन, यही सवाल करेंगे हम। एंकर हैं हमारी सीनियर, उनसे अरूज रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा या नहीं होगा? जी अरूज रज़ा। थैंक यू सो मच आयशा मसूद साहिबा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, असल में हम इसको ये देख रहे हैं कि जब सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था वफाक के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का, तो फिर हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया। जी। जहाँ तक बात है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता है या नहीं होता, उसका जो क्रेडिट है वो सारे का सारा पीपीपी की लीडरशिप को जाता है कि अगर वो फोकस्ड रहते हैं। अभी जैसे इनिशियली बिलावल खुद जा रहे हैं हम्म। और जलसों से एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ का क्राउड आप देखिए, एक बड़ा अच्छा नंबर ऑफ क्राउड जो है वो देखने को मिल रहा है, और यूँ समझा जा रहा है कि वाकई उन्होंने क्राउड गैदर की है। हम्म। और मुझे ये लगता है कि अगर उनकी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद रहेगी हम्म। तो लोग आते रहेंगे। और वैसे भी जो सिंध है वो पीपल्स पार्टी का घर है। हम्म। अब देखना यह है कि जो ही वो पंजाब की तरफ आते हैं तो वहां पर उनको वेलकम किया जाता है या नहीं,
या फिर उनके जो लोग हैं वहां पर उनकी सपोर्ट के लिए बाहर आते हैं या नहीं। जी। तो जब तक तो सिंध में है तब तक तो ये कामयाबी आपको नजर आएगा। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब ये आते हैं ये साउथ पंजाब की जानिब, वहां पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक अच्छा वोट है और सपोर्ट भी है। लेकिन जब सेंट्रल पंजाब की तरफ आते हैं तो असल में वहां पर मुकाबला होगा इनका, क्योंकि वहां पर फिर हुकूमत ने भी वो अपना जलसा या फिर अपना जो मार्च है वहां पर वो भी कर रहे होंगे। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो देखना है कि वहां पे बिलावल मैदान मारते हैं या नहीं। सिंध तक तो वो सक्सेसफुल है, सिंध के बाहर आएंगे तो फिर वहां पे मुकाबला होगा। यानी कुछ दिनों में पता चलेगा। सवाल करेंगे, हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं आमना मसूद साहिबा, उनसे कि वफाक का सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला, आपकी क्या राय है? जी, लॉन्ग मार्च तो इन लोगों ने बड़ी तरीके से प्लान की हुई है और पहले तो यही लगता था कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। जिस तरह गुज़िश्ता भी कई महीनों पहले भी ये हुआ कि भाई लॉन्ग मार्च होगी और फिर नहीं हुई और बस जल्द से जुलूस करके ये लोग फारिग हो गए। मगर इस दफा जो अपोजिशन की जो लैंग्वेज है और जो उनका एक डिटर्मिनेशन है, उससे यही लगता है कि ये लोग वाकई में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसा कि उन लोगों ने एक वो दिया है, प्लान अपना दिया है कि हम 15 शहरों से होते हुए कराची से, जिना पार्क से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुई है और सिंध के और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते होते ये जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगी जी। और 8 तारीख इन्होंने दी है कि ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसकी जो है इनिशिएट करेंगे और उनके प्लानिंग के मुताबिक कि वो हुकूमत को टॉपल करके और वो फिर नए इलेक्शंस का इनेकाद करवाएंगे। तो अभी तो उनकी जो मूवमेंट चल रही है वो काफी सक्सेसफुल चल रही है और उसका बड़ा प्रेशर फील हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। आप आमना साहिबा, आप सिंध हुकूमत के मार्च की बात कर रही हैं या वफाकी हुकूमत की तरफ से जो गया उसकी कर रही हैं कि कौन सा सक्सेसफुल चल रहा है? जो सिंध वाला जो है, जो कि जो पीडीएम की तरफ से है, वो उसका मैं कह रही हूँ कि जो कि अपोजिशन पार्टीज ने मिल के स्टार्ट किया है और आगे वो 13-14 शहरों से होते होते वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे 8 तारीख को जी। तो इसका बहुत प्रेशर जो है वो फील किया जा रहा है गवर्नमेंट के लेवल पर और इवन इमरान खान जो है वो उससे काफी ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस आए हुए हैं। तो ये यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए जी। और ये फिलहाल तो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आपका नज़रिया यह है कि पीडीएम वाले जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका जो लॉन्ग मार्च है वो आपको कामयाब होता नज़र आ रहा? जी जी। नाज़रीन, पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खादिम अली मांडला। उनसे पूछेंगे कि सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? जी मांडला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, ये जो लॉन्ग मार्च शुरू किया अपोजिशन ने, अभी 27 फरवरी का ऐलान था पीपल पार्टी की तरफ से और 23 मार्च का ऐलान है पीडीएम की तरफ से जी। तो ये पुराना ऐलान था, अभी शुरुआत हो गई है उसकी पीपल पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से अभी अपोजिशन जमातें मुतहर्रक हैं, आपस में मुलाकातें हैं, पीपल पार्टी की मुलाकात हुई नवाज शरीफ ग्रुप के साथ, फिर फजल रहमान के साथ, फिर चौधरी बरादरान के साथ, तो काफ़ी सिलसिला मुतहर्रक है। तो जितना ये मुतहर्रक है, इसको मैं इंटरनेशनली जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उसके साथ मैं इंटरलिंक करके जो है वो देखता हूँ कि जिस तरीके से डैनियल मार्के जो एक राइटर थे अमेरिका के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब का नाम था नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान से कभी नहीं जाएंगे, ये उसने लिखा। और उसने ना जाने की 3 वजूहात लिखी कि एक तो जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम इतना बड़ा है कि इसके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। और नंबर 2 उसने ये लिखा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो चाइना के साथ और चाइना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत मजबूत है। इस हवाले से भी हमारी नजरदारी जो है इसके साथ बहुत जरूरी। यानी उसने नो एग्जिट लिख के एग्जिट करना पड़ा। और तीसरे नंबर के ऊपर वो लिखता है कि चूंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इतनी स्ट्रांग है और इतनी बड़ी है कि वो खित्ते के लिए
इवन के पूरी दुनिया के लिए भी कोई मसाइल कर सकती है, इसलिए भी हमें नजरदारी रखनी जरूरी है। तो यहाँ क्या होगा? फिर वो ये लिखते हैं आगे कि इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि कभी भी पाकिस्तान को जो है वो डेवलप नहीं होने देंगे। ये 72-73 साल पहले वो कहता है हम फैसला कर चुके हैं। और नंबर 2 के ऊपर कभी भी पाकिस्तान को जो मुस्लिम ममालिक है उनको लीड करने की हम इजाजत नहीं देंगे। और इसका तरीकाकार वो ये कहते हैं कि जितनी भी रकम अमेरिका देता है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उसकी नफरत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। और इसका तरीकाकार ये है कि जितने भी ये सियासतदान इनके होते हैं, ज्यादातर, सब नहीं, कोई 1-2 नेक लोग भी होंगे, उनकी हम खरीदारी करते हैं। बैरोक्रेट्स उनकी खरीदारी करते हैं, बैरोक्रेसी में मिलिट्री बैरोक्रेसी उनकी खरीदारी करते हैं। और वो कहते हैं कि ये बहुत थोड़ी कीमत में बिक जाते हैं, कोई ग्रीन कार्ड के लिए, कोई वीजे के लिए। आपका मतलब है कि ये लॉन्ग मार्च जो किया है सिंध हुकूमत, टाइम खत्म हो रहा है, ये इसीलिए है कि इसके पीछे कोई आता है। जैसे ये तेजी आ रही है, अभी मैं ये समझता हूं कि पीपल पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि ये हुकूमत जो है अपना टाइम पूरा ना करे। ये इंटरनेशनली अभी जरूरत है। जब से आपने देखा कि इमरान खान ने दौरा चाइना किया और रशिया का दौरा करके उसके बाद से ये ज्यादा तेजी आ गई। फॉरेन एजेंडा इसके बैक पर है, बहुत ज्यादा एजेंडा है। अच्छा, कामयाब होगा या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी हाल रशिया यूक्रेन का कर रहा है ना, इसी तरीके से हाल अभी मैं अपोजिशन का देख रहा हूँ। ओके, यही सवाल लेके जाएंगे सीनियर सहाफी जाहिद जंगवी के पास कि सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा कि नहीं होगा। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मार्च वगैरह है ना जी, इनका हुकूमतों से ही सिर्फ ताल्लुक़ है, आवाम से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि जब कब्ज़ा किसी प्लॉट का लेना हो या बचाना हो, ज़मीन लैंड माफिया जब कब्ज़ा करती है या कब्ज़ा बचाती है, उसके लिए वो हर तरह के हथकंडे इख्तियार करती हैं। सो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब अपोजिशन जमातों ने मार्च की कॉल दी, तहरीक अदम एतमाद की बात की, तो फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भेज दिया वहाँ पे कि जी आप जाके सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करें। अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है आयशा मसूद साहिबा, आपकी भी बहुत गहरी नज़र है, दानिश्वर हैं आप, शुक्रिया। ये मुझे बताइए कि इनको ओए ओए तोए तोए करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने की बजाय अपनी अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी चाहिए। सिंध हुकूमत बताए कि उन्होंने क्या इस अरसे में कारकर्दगी दिखाई है और वफाकी हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाए। दुरुस्त, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ सारी गुफ्तगू है इन सब की, इल्ज़ाम तराशी यहाँ से भी है, अपोजिशन की तरफ से भी है। आम आदमी बेचारा जो है वो दोनों को देख रहा है। अच्छा, आइए समझ क्या रहे हैं, इमरान खान साहब जलसा करते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा करते हैं या कोई और पार्टी, जो भी पार्टी जलसा करती है, अवाम सारे जाते हैं देखने के लिए कि अच्छा आओ जी बांदर किला देखने चलिए। मैं वो देखिए, चूंकि उनको पता है कि ये स्टेज ड्रामा ना देखा तो ये देख लिए। तो अब सूरत हाल है कि आम आदमी सिर्फ इंजॉय करने जाता है, वो देखता है कि ये इनमें से ज्यादा तगड़ा झूठ कौन बोलता है। ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान को हम पेरिस बना देंगे, सिंध को पेरिस बना देंगे, झंग को पेरिस बना देंगे, और पहले से भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, जिन इन्होंने मिनिस्ट्रियों को और मिनिस्टरों को कारकर्दगी आला पे सर्टिफिकेट दिए या इनामात दिए, उनकी ज़रा कारकर्दगी भी बता दें। उनकी कारकर्दगी क्या सेफ में किसी में स्विट्ज़रलैंड के बैंक में जमा करा दी है कि जो आवाम को नज़र नहीं आती? ये इसी तरह सिंध हुकूमत भी बताए। वहां पे वो कुत्ते जो है लोगों को काट के खा गए, पंजाब में भी काट के खा गए बच्चों को, और बहुत अच्छा, दोनों हुकूमतें आवाम को खा गई। बहुत ही गैर जानिबदाराना तज्जिया जाहिद जंगवी ने किया। माडला साहब ने पस मंज़र बहुत बड़ा बताया। जाहिद जंगवी, ये बताएं कि इस सूरत हाल में कि आवाम तो तमाशा देखने जाती है, उनके इनके लेन देन नहीं है, कोई भी कामयाब होगा या नहीं होगा आपकी नज़र में? ये अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म कर देगी अपोजिशन PDM वाली आके या पीपल्स पार्टी मरकज़ी हुकूमत की,
تو نہیں نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت ختم ہو جائے گی تو ان کے نہیں۔ مارچوں سے، تب بھی نہیں، یعنی کوئی اور فرق ہونی بھی نہیں چاہیے۔ 5 سال پورے ہونے جس کے پاس جہاں جہاں مینڈیٹ ہے ہونا اس چاہیے۔ کو اپنی بہت مدت مکمل کر کرنی۔ کے اپنی موت آپ مرنا چاہیے، کوئی خرابی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ان کو کل کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ او جی اسی تا آخری دن کام ہاں، کرنا شہیدوں میں نہ شامل ہونا پڑے۔ جی بالکل۔ جی لانگ مارچ کا زاہد جنگوی کا خیال ہے کہ یہ اس قسم کا کوئی بھی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا وزیر اعظم نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو مثبت انداز میں دیکھے گی؟ نہیں، اپوزیشن تو کسی بھی قدم کو مثبت انداز میں نہیں دیکھے گی۔ حکومت نے بصورت ایک اچھا کام کیا، ایک تو یہ قیمت میں کچھ کمی کی۔ دوسرا سب سے اہم چیز ہے کہ یہاں پیٹرول کی قیمتیں تقریباً ہر روز بدلتی ہیں، جبکہ حکومت نے یہ کہا کہ آئندہ آنے والے بجٹ تک یہ قیمتیں یہی رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے جون تک یہ قیمتیں رہیں گی۔ جی۔ جون میں بجٹ آئے گا، پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا قدم ہے، اور عوام کو ڈیفینیٹلی 3-4-5 مہینے تو کچھ نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ جی۔ یہ چیز حکومت نے یہ نہیں بتائی ہے، پرائم منسٹر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اکانومی تو ہماری وہیں کی وہیں ہے۔ یہ جو سبسڈی دیں گے لوگوں کو بجلی پہ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کمی، آمدن میں جو کمی ہوگی وہ پوری کیسے ہوگی؟ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے جنرل صاحب۔ کہ یہ نہ ہو، مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی اور جگہ کسی طرف کو ٹیکس لگا کے تو اس کا مسئلے کو پورا کریں گے۔ اگر کسی اور چیز پہ کہیں اور ٹیکس لگ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ عوام کے اوپر تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ تو ایک طرف آپ کمی کریں تو یہ چونکہ چیزیں واضح نہیں ہیں، تو اسٹیج پہ کہنے کو پیٹرول کی قیمت کم کرنا یا بجلی کی قیمت کم کرنا وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں کھلیں گی 1-2 روز میں کہ آئندہ کیا حکومت اسی پہ چلے گی یا کچھ خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ کوئی تقریباً 2.5-3 ارب روپے کا خرچہ بنتا ہے جو حکومت کرے گی، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوال ادھورا ابھی۔ جی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھنے والی ہے۔ اگر ادھر سے کم کر کے دوسری طرف کسی اور جگہ سے حکومت وصولی کرنا شروع کر دے تو پھر تو وہ بیکار ہو گیا، بیکار ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ اپوزیشن کے دباؤ کا بھی نتیجہ ہے۔ صحیح امپیکٹ اس کا اگلے 2-4 روز میں کچھ پتہ لگے۔ عروج رضا، ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا وزیر اعظم نے۔ اپوزیشن اس کو مثبت انداز میں دیکھے گی یا کس نظر سے دیکھے گی؟ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کے کسی بھی کام کو سراہنا نہیں ہے۔ میں خود بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، کیونکہ صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا بلکہ مارکیٹ کی ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ جی۔ اور ایون آپ کے جو چکن، ایگز یا پولٹری یا گروسری ہے، اس سے لے کے ایک بلڈنگ جب آپ کھڑی کرتے ہیں تو اس کے کنکریٹ اور اس کا جتنا بھی سامان ہے وہ تمام، اور ٹرانسپورٹیشن ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ریٹیلر ہیں وہ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کے، تو اصل میں مہنگائی دکان سے شروع ہوتی ہے، اور جو کنزیومر ہے بیچارہ وہ ہر جگہ پہ نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا ٹیکسز پے کر رہا ہے بلکہ وہ ایکسٹرا پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ حکومت تو ایک سرٹن اماؤنٹ تک پرائس ہائیک کرتی ہے، لیکن جو دکاندار ہے وہ یا مارکیٹ جو ہے وہ اس کو 3 گنا زیادہ کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ، بالکل درست کہا آپ نے۔ بہت زیادہ ہو جاتی ہے مہنگائی۔ تو اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ والی جو کمی ہے کوئی اس کو آپ کمی نہ سمجھیں، کیونکہ اگر آپ نے 30 روپے پہلے مہنگا کیا تھا ہر چیز کو، اور اگر آپ 30% کے تناسب سے دیکھیں تو یہ 10% کا آپ نے تھوڑا سا مارجن دیا ہے کہ چیزوں کو آپ نے سستا کیا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ریلیف آیا عوام کو کہ جو لوگ جن کی بڑی گاڑیاں تھیں وہ 10-10 ہزار کا ٹینک فل کرا رہے تھے، کم از کم اب وہ 7,000 پہ آ جائیں گے، اور جو 7,000 میں فل کرا رہے تھے وہ کم از کم اب یہ ہے کہ 6.5 تک
वो आ जाएंगे। तो बात यह है कि थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आवाम को, लेकिन ये सब्सिडी जब मिल जाएगी उसके बाद ये फिर शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपना काम कर रही है, प्रेशर है उसके ऊपर, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो ये जो प्रेशर है ये उठाए रखे, और जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं हुकूमत के अगेंस्ट उनको ऑफ ना होने दे। क्योंकि अपोजिशन अगर चुप करके बैठ जाएगी तो हुकूमत जो है उसको कौन बताएगा कि उसका काम अब क्या है। बिल्कुल सही। एक्सपर्ट ओपिनियन में जो राय देने के लिए मौजूद है आमना मसूद साहिबा, उनसे पूछेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया। अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस रिलीफ पैकेज को किस नज़र से देखती है? जी आमना मसूद साहब। जी, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने बड़े अपने वाज़ेह नुकात दिए कि वो भी ये चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले और अवाम जो है महंगाई की दलदल से बाहर निकले। और ख़ास तौर से जो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया कि पेट्रोलियम की जो कीमत है उसमें 10 रुपए की कमी की जाती है, और इसी तरह बिजली के जो नर्स हैं उसमें भी फी यूनिट 5 रुपए उन्होंने कमी की, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऑब्वियसली। और हम इसको बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, मगर अपोजिशन जो है जिस नज़र से देख रही है वो ये समझ रही है कि क्योंकि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और हम दारुल खिलाफा की तरफ हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उसके प्रेशर से इमरान खान साहब जो है वो घर पर आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारी इस मूवमेंट को टैकल करें इस तरह। मैं तो पहले ही अवाम का इतना ज़्यादा हमदर्दी, मैं तो पहले ही अवाम को इतना रिलीफ दे रहा हूँ, तो क्या ज़रूरत है कि अवाम जो है वो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट की तरफ देखे या किसी अल्टरनेटिव सिस्टम को चलाने के लिए वो उसकी मददगार बने, बल्कि वो अवाम जो है वो तो वज़ीर आज़म को सपोर्ट करे, क्योंकि वज़ीर आज़म उनको जो भी उनकी मुश्किलात हैं उनसे निजात दिला रहे हैं, वो तो उनके निजात दहिंदा बने हुए। तो ये अपोजिशन का ये मानना है कि हमारी इस मूवमेंट की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से वज़ीर आज़म मजबूर होकर उन्होंने ये पैकेज दिया है अवाम को, और ये भी उन्होंने कहा है कि अगले बजट तक इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक अच्छा रिलीफ है, लेकिन अपोजिशन इसे उस अंदाज में नहीं देखेगी, वो उसे अपने ले रही है कि हमारी दबाव की वजह से अपनी अलग से देखेंगे। जाहिर है अपोजिशन का यही काम होता है कि गवर्नमेंट के जो अच्छे स्टेप्स होते हैं वो उसको भी तनकीद की नजर से देखकर उसको उसकी वैल्यू को अवाम की नजर में गिराने की कोशिश करती है। मगर ये वाकई में एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है ये गवर्नमेंट ने दिया, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, और जिस दिन यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई सिर्फ उसी दिन जो है वो 10 रुपए उसकी कीमत आलमी मंडी में बढ़ गई थी। फिर बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आमना मसूद साहिबा की आपने राय सुनी, यही सवाल लेकर हम जाएंगे सीनियर तज्ज़ियाकार खादिम अली मांडला के पास कि वो क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों की मसनूआत में जो 10 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई, इसको अपोजिशन अच्छी नज़र से देखती है या ये समझती है कि इसमें हमारे दबाव की वजह से ये नतीजा निकला? जी देखिए मैडम, जो रिलीफ दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल 10 रुपये फ़ी लीटर जो है ना डीजल और पेट्रोल की मसनूआत में कमी और 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के जो है नरखों में कमी की है, तो मेरा ख्याल है हमारी जो मशत है उसमें तो इतना दमखम नहीं है। ये कहाँ से दी है ये इसकी डिटेल प्राइम मिनिस्टर ने हमें नहीं बताई। उसकी वजह के जिस तरीके से हमने $1 अरब IMF से लेने के लिए जिस तरीके से हमने नाक रगड़ के $1 अरब लिया है, तो वो सारी दुनिया के सामने है। जितनी सख्त शराइत से हमने जो है ना सऊदी अरब से कर्ज लिया है वो भी हमें पता है। को टैक्स जो है ना वो हमारी जो एक्सपेंडिचर है, अखराजात है, उससे को ज्यादा बढ़ नहीं गया है। ये कहाँ से दिया है? जब ये सारी चीजों को हम देखते हैं कि आमदन तो हमारी ज्यादा नहीं हुई, कोई चीज ज्यादा नहीं हुई, तो इतना बड़ा रिलीफ देना पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, यानी कि ये पॉपुलर फैसला है। देखा ना, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से सियासी हालात अपोजिशन मुतहर्रिक है, जिस तरीके से वो लॉन्ग मार्च, PDM, तहरीक अदम इत्माद का शोर शराबा है और अवाम में महंगाई जो है ना उसका एक शोर था, तो मेरा ख्याल उसको कम करने के लिए ये जो फैसला है प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है कि वो सख्त नहीं है मशत में, लेकिन बावजूद उसके किया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और इन फैसलों में सबसे जो अच्छा फैसला किया कि जितने लोग पाकिस्तान में ग्रेजुएट और उससे अबाव
एजुकेशन वाले हैं उनके लिए जो इन्होंने इंटर्नशिप 30,000 मंथली जो है ना वो ऐलान किया है, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फैसला है। इसकी वजह ये है कि लोगों में, नौजवानों में जो एक शऊर पैदा होगा कि वो एजुकेशन की तरफ जो है वो माइल हूँ। ऐसे नहीं होगा कि भाई हम पढ़ेंगे हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये एक स्टेप जो है ना इससे पहले नून लीग ने भी उठाया था जब उन्होंने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट के लिए जो है 2-2 इंक्रीजमेंट जो है वो गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए की थी। देखो क्या कहेंगे जाहिद जंगवी साहब? देखिए, इसको ना देखने के दो तरीके हैं। एक, अगर आप जो आपका सवाल भी है कि अपोजिशन कैसे देखती है, और दूसरा है अवाम कैसे देखती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग जो है ना, और तीसरी होती है चीज़ हुकूमत। सो ये तीनों के अलग अलग नुक्ता नज़र है। अगर तो अपोजिशन के नुक्ता नज़र से देखेंगे आप, तो वो अपोजिशन को तो हर हुकूमती इकदाम चाहे जितना भी अच्छा हो बहुत बुरा लगेगा। चूंकि इमरान खान साहब जब कंटेनर पे चढ़े हुए थे तो वो रोज़ हुकूमत की खामियां बयान करते थे, और जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने हर वो काम किया जो पिछलों ने कम किया था। इन्होंने 2 जूते ज़्यादा वही वाला जो है वो गंद डाला हुकूमत सरकार ने। लेकिन ये जो रिलीफ देने वाली बात है ना जी, ये पहला रिलीफ है। लोगों को अभी यकीन ही नहीं आया कि यार ये सच्ची भी कह रहा है। चूंकि आज से पहले इन्होंने जो कहा उस पे इन्होंने यू टर्न लिया या उसमें ऐसी मेंगनियां डाल दी कि वो मैच्योर हो ही नहीं सका। लेकिन ये मिसाल के तौर पे जब इन्होंने आखिरी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था, पेट्रोल ही मुक गया सी मुल्क चो। तो बजाय इसके कि वो पेट्रोल माफिया के खिलाफ ये एक्शन लेते, इन्होंने क्या किया कि भी 15 दिन पे ये ले आए थे उसको कि जी अच्छा जी हर 15 दिन बाद बढ़ाया जाएगा, और फिर इन्होंने टिका के बढ़ाया। देखें, ये जो है ना कीमतों का ऐलान में कमी का ऐलान, ये बहुत एक मुस्तहसन फैसला है। हुकूमतों को इसीलिए लाया जाता है, इनके जो खरबों रुपए के खर्चे होते हैं वो इसीलिए होते हैं। ये एक तकरीर करने के लिए नहीं होते, ये भाषण देने के लिए नहीं होते कि पिछले करप्शन, मतलब खरबों रुपए महाना लगा के। तो अगर यही करना है तो फिर आप वहां से 200-250 रुपए का एक टेप रिकॉर्डर खरीद दें और उसको लगा दें, वो बोलता रहेगा। जिस तरह जूस की दुकानों पे ये जो होती है बसों के अड्डों पे आप देखते हैं, तो वहां पे ये जो इसका फायदा आवाम को पहुंचना भी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको गुजारिश करता हूं, अगर कीमतों में कमी ना आई तो ये हुकूमती रीट को चैलेंज करने वाली बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली की कीमतों में जब इजाफा होता है, हर चीज की कीमत ऊपर चली जाती है। अब इस बात को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिर्फ ऐलान करना नहीं कि जो कीमतें ऊपर गई थी उनको वापस भी लेके आए, और ये एक अहम काम है। और ये जो आज तक ये गलत बयानी से काम लेती रही सरकार के, जी अच्छा जी वो तो महंगाई तो है ही नहीं, पहले तो इसी बात से मुकर जाते रहे। बस मुझे आखिरी बात करनी है कि जब भूखे के पेट में खाना जाएगा ना जी, तो उसकी आंतें भी दुआ देंगी, और जिसको आप भूखा सुलाएंगे वो आपको सुबह दोपहर शाम रात हमरा ताज़ा पानी बद्दुआएं देगा। और इसमें बस सिर्फ इतना है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे मजीद। तीसरा एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारा सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन का तनाज़ा आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है? ऐसी चीज होती नजर तो नहीं आती। मुश्किल लगता है कि कोई आलमी जंग इसकी ये शक्ल इख्तियार कर ले, ये तनाज़ा। क्योंकि आपने देखा कि रूस और यूक्रेन जो है वो आपस में बातचीत करने पे आमादा हुए, बातचीत का एक दौर हुआ और ख्याल है कि आइंदा दूसरा भी होगा। अगर तो ये बातचीत से मसला हल हो जाता तो फिर तो बड़ी जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बातचीत से रिजॉल्व नहीं भी होता और ये तूल पकड़ता है तो तब भी मेरा ख्याल है कि ये इलाकाई झगड़ा रहेगा। इसमें जो तारीख हमारी, जो हिस्ट्री हमने देखी है, जब से एटमी हथियार दुनिया में इजाद हुए, एटमी जंग नहीं हुई। 2 मुल्क जिनके पास एटमी हथियार थे उन्होंने आपस में कभी डायरेक्ट जंग नहीं की, क्योंकि इससे उनको अंदाजा है कि ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है। या तो ना कि आपके पास एटमी हथियार है तो आप दूसरे को तबाह कर देंगे, खुद आप बच जाएंगे, वो चीज नहीं होगी। यहाँ सूरत हाल ये है कि जो भी एटमी वेपन इस्तेमाल करेगा वो जब दूसरे को तबाह करेगा तो दूसरा भी अपना राइट रखता है वो भी मारे।
तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन से किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचता। सो इस फिनोमेनन को समझते हुए मुल्क इस चीज से इतराज करते रहे हैं, इससे बचते रहे हैं और इस चीज को एक हथियार के तौर पे, एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे कि आपको एक डिटरेंस इफेक्ट आप क्रिएट कर दें कि दूसरे को ये एहसास रहे कि यार ये न्यूक्लियर पावर है तो ये भी जवाबी वार कर सकता है, ज्यादा जंग नहीं होती। तो इसलिए मगरबी दुनिया जो है वो पैसा लगाएगी, हो सकता है कि वॉलंटियर वगैरह भी लोगों को भेजे यूक्रेन में। तो ये इस तरह का तमाशा जो है वो यूक्रेन का दूर से देखेंगे, तबाही यूक्रेन की होती रहेगी और मेरा ख्याल है जंग का मैदान भी वही बना रहे। यानी ये रीजनल इलाकाई तौर पर रहेगी, लेकिन आलमी जंग की सूरत इख्तियार करने का इम्कान नहीं है। मुश्किल जी। रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से आप सारा खबरें देख रही हैं, आप की नज़र है उस पर। क्या रूस यूक्रेन का तनाज़ा आप समझती हैं कि आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा? सबसे पहले तो ये बात, पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि ये जंग हो नहीं सकती। वहां पे हैरान कुन मोड़ आया कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देके जंग मुसल्लत कर दी पुतिन ने। और जो सदर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के, अब उनकी तरफ से रेजिस्टेंस सामने आ रही है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी उनके ऊपर एक प्रेशर आया और वो मुज़ाकरात के लिए बेलारूस गए और वहां पर मुज़ाकरात बेशक नाकाम हुआ, लेकिन एक उम्मीद बनी है कि मुज़ाकरात अगर ये वाले वो टेबल पे आ गए हैं, मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए हैं, तो आइंदा भी वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं समझती हूँ कि आलमी बरादरी को इसी एक फैसिलिटी को बढ़ाते हुए इनको मजीद मुज़ाकरात के लिए लाना चाहिए। कोई बात नहीं, मुज़ाकरात माजी में भी लोगों के और आलमी ताकतों के दरमियान में पहले नाकाम हुए, लेकिन फिर एट वन सर्टेन पॉइंट वो बैठ जाते हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं। तो अभी ये एक सूरत नजर आई है, एक होप आई है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उरूज रज़ा जो 2-3 दिन में हो पता चल जाए। उरूज रज़ा, जो बुनियादी मसला था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना, जो कि अमेरिका ने वादा किया था कि हम नहीं बनाएंगे और अब वो बनाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके नतीजे में ये मामला भी सेटल हो सकता है? ये जो देखें, रशिया को 2 थ्रेट्स थी यूक्रेन से। एक तो ये कि वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मेंबर जो ही वो बनता है तो उसको नेटो की सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल। तो नेटो की सपोर्ट अगर मिल जाती है तो इसका ये मतलब है कि नेटो फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में आके बिल्कुल आ जाएंगे। तो वो सबसे पहले रशिया को थ्रेट करती हैं। अब रशिया जो है वो यूक्रेन के इर्द गिर्द डेमोग्राफिकल वो है बॉर्डर, वहाँ पे वो यूक्रेन का हमसाया भी है। एक साइड जो उसके क्रीमिया है जो ऑलरेडी उसके पास जा चुका है 2016-17 में। तो अब वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन में नेटो फोर्सेस आए। और पहले यूक्रेन ने इसका इनको यकीन भी दिलाया था कि वो नहीं जाएगा यूरोपीय यूनियन में। बिल्कुल सही। लेकिन वो आएगा रशिया के ब्लॉक में। लेकिन अभी जब ये जंग मुसल्लत हुई है, बाद से जो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नेटो फोर्सेस को भेजा जाए। लेकिन रशिया ने धमकी ये भी दे दी है पुतिन ने कि अगर वहां पे आती हैं नेटो फोर्सेस तो वो तमाम कंट्रीज जिनकी फोर्सेस वहां पे आएंगी या अपना वो असला वहां पे पहुंचाएंगी, उनको सख्त जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। अभी तक चेचन और उज़्बेक असला वहां पे पहुंचाया जा चुका है नेटो फोर्सेस की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो रूस के साथ इस वक्त कोई सख्त टेंशन फेस करने की पोजीशन में है। तो मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो और उसके बाद फिर देखें क्या। बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन में मौजूद हैं आमना जंजुआ, और हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन का तनाज़ा आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये सवाल होगा हमारा आमना जंजुआ से। जी हाँ, जो देखें इसमें अब 2 ऐसे मुल्क शामिल हो चुके हैं जंग में। एक रशिया है जो कि गुज़िश्ता तौर पे एक सुपर पावर थी, और दूसरा यूक्रेन है जो कि यूरोप के बिल्कुल सबसे बड़ा यूरोपियन मुल्क है, और उसमें उसको इसका भी एजाज़ हासिल है कि वो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, यानी उसकी सॉइल बहुत फर्टाइल है, उसको पूरे यूरोप को खुराक की ज़खायर है उसके पास, और उनकी तमाम जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो
यूक्रेन से पूरी होती हैं। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये तनाज़ा किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से ये शक्ल इख्तियार की कि बिल्कुल बाकायदा जंग हो रही है और टैंक और टोपियां और यहाँ तक के जो हैं फौजी वो भी मैदान में उतर चुके हैं। तो ये शुरू इस तरह से हुआ कि अमेरिका का यूक्रेन पे दबाव था कि वो भी नेटो फोर्सेस में शामिल हो, नेटो के ममालिक में शामिल, जो कि तकरीबन पूरा यूरोप ही नेटो फोर्सेस में शामिल रहा है। और उस नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में बहुत अरसे दराज तक जंग बर्पा किए रखी है जी। तो अब इसी तरह से ये अमेरिका की एक साजिश कह सकते हैं, एक उसके जो जंगी अज़ाइम हैं वो कह सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन पे दबाव डाला कि वो नेटो फोर्सेस में शामिल हो, नेटो ममालिक में शामिल हो, और यूक्रेन भी उसकी तरफ माइल हुआ कि हाँ वो उसमें शामिल होगा। उसका ये मतलब होगा कि अगर अमेरिका को यूक्रेन तक एक्सेस होगी तो वो, क्योंकि 3 अतराफ से यूक्रेन रशिया में घिरा हुआ है, 3 अतराफ से रशिया है, तो उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका को रशिया पे डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए जी। और इसी के लिए अमेरिका ने ये पूरा जो प्लान बनाया ये था। तो आप समझते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा और आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगा? जाहिर है कि पुतिन जो है वो भी एक बड़े एक घाव किस्म के सियासतदान है, बहुत एक वहाँ की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उसके सरबराह रह चुके हैं। तो वो भी इसको, रशिया को कोई भी अपने मुल्क के ऊपर ये पसंद नहीं करेगा कि हमारे खिलाफ तमाम दुनिया जो है वो इकट्ठी हो जाए और वो हमारे खिलाफ जो है वो अज़ाइम रखे। जिस तरह की अमेरिका की पूरी हिस्ट्री रही है कि उसने कभी ना कभी किसी ना किसी मुल्क के खिलाफ उसने अज़ाइम रखे हैं। इराक की जंग कैसे हुई, अफगानिस्तान की जंग कैसे हुई, और अब ये यूक्रेन की जंग भी इसी नतीजे आपके तज्जिए का, आमना मसूद साहबा, आपके तज्जिए का नतीजा ये निकलता है कि आलमी जंग की शक्ल ये मसला इख्तियार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक तरफ पूरा यूरोप और अमेरिका हो गया है, दूसरी तरफ रशिया हो गया है। ओके, आपकी राय आगे हम बढ़ेंगे इसी सवाल को लेकर अपने सीनियर तज्जिए का खादिम अली मांडला से, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि ये तनाज़ा रूस और यूक्रेन का आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। देखिए मैडम, बड़ा क्लियर है कि अभी जो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी एक इना का मसला है, उनकी इजारादारी का मसला है कि उनकी अथॉरिटी पूरी दुनिया में कायम रह सकती है या नहीं। और इसी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए जिस तरीके की पाबंदियां उन्होंने रशिया के ऊपर लगाई हैं, तो मेरा ख्याल है कि असरात तो पूरी दुनिया को पहुंचेंगे उसके, कि खाली रशिया को तो असरात नहीं पहुंच रहे ना, कि जब आप उसके साथ जितने इंटरलेक्ट पूरी दुनिया के साथ उसका बिजनेस है, पूरा यूरोप वहां से एनर्जी गैस लेता है, उनका जो है सारी खरीदो फरोख्त आप जो डिस्कनेक्ट कर दी, 2 सुपर पावर्स के बीच में, 2 सुपर पावर के दरमियान है। तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी ताकत लगा रहा है कि पूरा यूरोप जो है, जिस तरीके से अभी कुछ ममालिक ने रजामंदी जाहिर कर दी कि हम अपने वेपन देंगे, ये देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख रशिया की है, रशिया ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं अभी तक 4 जंगे, यानी कि क्रीमिया की, चीचनिया की, जॉर्जिया की, शाम की, और सारी जीता है। लेकिन उसकी ये एक अच्छी बात ये है कि जब जंग करता है तो बड़ा वाजे करता है, अमेरिका की तरह नहीं कि मैं जहां को जमहूरियत कायम करने आ रहा हूं, यहाँ को इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, मैं ये करता, वो भी जंग है, यानी कि 80% जंगे हैं पूरी दुनिया में, उसके पीछे सिर्फ अमेरिका का हाथ होता है और वही चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल कि अभी अमेरिका के पांव से जो है ना वो जमीन निकलती नजर आ रही है। कभी आप देखें कि कल करारदाद पास हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, तो यूए ने वोट नहीं दिया इसकी मुखालफत में, रशिया की मुखालफत में। तो इसका मकसद जो है उसने 15 जो है वो त्यारे भी उससे चाइना से खरीद लिए, 1 दर्जन से ज्यादा। तो ये सारी चीजें उस तरफ जा रही हैं कि अभी उसकी ताकत जो है ना वो कम होती नजर आ रही है, लेकिन वो आखिर दम तक कोशिश करेगा। लेकिन इधर भी मेरा ख्याल पूरी दुनिया की तवज्जो जो है ना वो पुतिन की तरफ भी है, जिसने न्यूक्लियर हथियारों के भी जो है ना वो बड़े वाज़े आर्डर अहकाम दे रखे हैं कि अगर कोई हमारी तरफ देखता है या कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्वमेंट करता है तो हम बिल्कुल उसको भी स्पेयर नहीं करेंगे। और यूक्रेन ने गलती की थी ना अपने एटमी असासों से हाथ धो लिया। बात ये है कि वो तो गलती होगी ना, उसने तो सबक सिखा दिया पूरी दुनिया को सिक्योरिटी। अभी देखो बाकी तो शारियों उसके सारे अच्छे थे, उसकी इकोनॉमिक अच्छी थी। मेरा ख्याल है कि ये मुल्क पाकिस्तान
اور دوسرے بھی ملک ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی سیکورٹی خود کرنی ہے. کوئی یورپ نہیں آتا, کوئی امریکہ نہیں آتا. تو امریکہ نے تو جب بھی دیا تو کہا دیا. ابھی جیسے یوکرین کا حل کروایا اس نے کہ پڑھ جا پیچھے دیکھا تو کوئی بھی اس کے کھڑا نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی سیکورٹی بھی مضبوط ہے. لیکن ابھی بھارت کی طرف آپ دیکھیں, وہ سپورٹ یوکرین کی کر رہے ہیں اور ان کے میڈیا میں باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے رشیا نے اٹیک کیا ہے یوکرین کے اوپر, بھارت کا بھی یہی کام ہے کہ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اوپر اٹیک کرے. تو میرا خیال دیکھیں امریکہ کا حلیف ہے نا, اصل میں حلیف ہے نا, لیکن ہم تو یہی چیز خود کہتے ہیں, اسی کی بولی بولتا ہے, بولی بول رہا ہے. لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کریں گے, کیونکہ ابھی تائیوان کا مسئلہ ہے, چائنا نے ادھر جانا ہے, تو یہ ابھی ایک پورا بلاک جو ہے نا ایک الگ ہو رہا ہے کہ کون کون کہاں کھڑا ہے. لیکن امریکہ کو جو ہے نا ابھی پالا پڑا ہوا ہے اس چیز کا. روس یوکرین کا تنازع اور اس کے بدلے میں, اس کے جواب میں کیا ایسا کوئی خطرہ موجود ہے کہ عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونے والا, امریکہ کافی حد تک کمزور, افغانستان سے بھی ابھی حال میں مار کھا کے گیا. لیکن یہی سوال ہم کریں گے سینئر تجزیہ کار زاہد جھنگوی سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں, یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے نا جی, وہ باقاعدہ جنگ ہے. اور عالمی جو جنگیں ہیں اس میں فریقین جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی ڈیزائن کرتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ چپ چپیتے ہی کام ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے کہ شاپر میں ڈال کے وہ سارے کام جو ہے نا روس لے کے آ جائے گا وہاں سے, اور یہ امریکنز اور یہ یورپی یونین, نیٹو وغیرہ یہ چپ کر کے بیٹھے دیکھتے رہیں گے اور پھر یہ احتجاج کی کال دیں گے ہماری طرح کہ جی اچھا کشمیر کے ایشو پہ جس طرح ہم نہیں کرتے کہ جی 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہو جائیں, اب اٹھک کر لیں اور اب بیٹھک کر لیں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لہٰذا جو روس نے کیا ہے وہ عملاً ایک جارحیت ہے, لیکن چونکہ اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے تو امریکنز اور نیٹو اور یورپ والے بھی تو مل جل کے کیا افغانستان میں پکنک منانے آتے تھے. انہوں نے صدام اور کیا کیا تھا اس کا حشر, عراق کا, لیبیا کا, شام کا, مصر کا, کیا دنیا جہان میں انہوں نے جو حرکات و سکنات کی ہیں. دیکھیں یہ عالمی طاقتوں کے مابین قبضے کی جنگ ہے, اور روس نے امریکہ کی ناک رگڑی ہے. اور اس نے اگر امریکنز تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوئے, اول تو توقع نہیں ہے کہ یہ جو یورپ والے کوئی ہمت کریں گے, چونکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں. یہ دیکھو نیٹو کے, یہ کتنا بڑا بدماش تھا یہ یوکرین. افغانستان میں وہ ان کی فورسز, وہ جو نیٹو فورسز تھیں اس کے بیچ میں اپنے فوجی بھیج کے تو بدماشی کرتا تھا, اب ذلیل اور رسوا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح یہ جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری حکومت کو بہرحال اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ٹاؤٹی نہ کریں جس طرح ہم نے U-2 اڑایا تھا اور اس کے بعد ہم ذلیل اور رسوا ہوئے تھے, جس کے بعد روس سوویت یونین نے وہاں پہ سرخ دائرہ لگایا تھا. ہمیں کسی ایک ٹوکری میں اپنے انڈے رکھنے کی بجائے خارجہ پالیسی کے ذرا تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, ذرا چیزیں کو ملاحظہ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ جی سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی طرح آ گیا ساڈا بیلی, اور ہم تو وہ ساتویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے تھے امریکنز کا, اور تب بھی ہم رسوائی ہوئے تھے. لہٰذا کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اپنے پاؤں سے مراد صرف دفاعی ہی نہیں ہے کہ جی اچھا جی میزائل ہی بنا دے رہو, معیشت کو بھی اتنا ہی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور حکومت اور عوام کے درمیان جو اعتماد اور محبت کا تعلق ہے نا, اعتبار کا تعلق, اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کی رائے سنی. عائشہ مسعود کو ایکسپرٹ اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.